नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है आज का और खाचरौद में स्कूल का लोकार्पण करेंगे। कई और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे और खाचरौद के बाहर जबलपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव। जबलपुर में रामायण सम्मेलन में होंगे शामिल। गीता भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का दौरा है और जहां बता दें कि तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का उज्जैन का दौरा है, जहां खाचरौद में स्कूल का निरीक्षण और लोकार्पण और इसके साथ ही कई और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। खाचरौद के बाद जबलपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव। जबलपुर में रामायण सम्मेलन में होंगे शामिल। गीता भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि स्कूल का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही बता दें कि खाचरौद के बाद जबलपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है, जहां स्कूल का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का भी बता दें कि और सौगात देंगे और खाचरौद के बाद जबलपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रासला और उपलेटा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर स्थानीय जनसमूह और अधिकारियों को संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाएं और क्षति प्रगति पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनके विचारों को सराहा। डॉक्टर यादव ने स्थानीय मुद्दे पर भी चर्चा की और अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। माननीय आरएस जून जी, रमेश यादव जी, सुधीर यादव जी, मंजीत सिंह जी, दीपक वोरा जी, जब मैं दीपक जी का बोलता हूं तो पहले भी और बाद में भी विशेष स्पार्क आ रहा है, तो इसका मतलब है दीपक जी का जरा आनंद अलग प्रकार का है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आप सबको सोमनाथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांस्कृतिक अभ्युदय का आनंद छा रहा। चारों तरफ से हर ओर हर एक जगह सनातन संस्कृति की धारा काल के प्रवाह में अडिग त्याग, तप, पुनर्निर्माण सभी क्षेत्रों में ये जो हमारी अमर जवान ज्योति दिल्ली में लहलाई है, प्रकार से जोड़ के चलता है। और राष्ट्र कथा में शिविर में पधारी युवा शक्ति, वास्तव में ये आइडिया, ये सोच गुरुजी ने अपने मुखारविंद से सब कुछ बताया। सच में ये बोलने के बजाय करके दिखाने का एक यज्ञ है, इसका आनंद आपके माध्यम से देखता हूं। इसलिए देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों के आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने
उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मातृ सत्ता के आधार पर, मातृ संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में जो मां का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो, लेकिन मां से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, हर एक कोई देश अपने आप को अपनी गौरवशाली अतीत के आधार पर गर्व करता है, लेकिन हमको मालूम वो कोई अपनी माता संस्कृति के आधार पर अपने गर्व करने का आधार नहीं देखते। अगर इस बात में कोई भाग्यशाली है तो एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो बोलती है भारत माता की। ये जो हमारे अंदर की रोम रोम को रोमांचित करती हुई संस्कृति, जिसके आधार पर दुनिया के लिए कई सारे मामलों में जानने समझने के लिए मौके तो दिए हैं और मिलते जाएंगे। अभी कोविड के समय दुनिया के अंदर जब हाहाकार मचा, समूची मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत ने और भारत के नेतृत्व ने एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में सरकार ने एक ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा जो सामने दिखाई नहीं दे रहा था, पता ही नहीं चल रहा बीमारी किसकी है, काय की है, कल क्या होगा मालूम नहीं, कभी हमने सुना नहीं है। रेल बंद, बस, सारे रोड सूने, आकाशवाणी पता नहीं क्या, मैं तो समझता आज तक नहीं पाया हूं कि वो कोविड में आकाशवाणी के गाने बजना भी बंद हो गए। दूरदर्शन ने अपने समाचार और पूरे सारे कार्यक्रम बाद में धीरे धीरे करके रामायण महाभारत, वास्तव में फिर चेतना आई कि ये ज्यादा निराशा के दौर में क्या होगा, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी हमारी संस्कृति ने, हमारी जीवन शैली ने ऐसे भीषण खराब समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताली बजा कर, थाली बजा करके अपने गांव मोहल्ले सारी चीजों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया के अंदर जियो और जीने दो का संदेश दे के दिखाया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दवाई बनाने का मामला आया तो दवाई से अपने देशवासियों की रक्षा भी की, लेकिन देश से आगे जाकर के दुनिया के अंदर 40 से ज्यादा देशों के लोगों को हमारे अपने नेतृत्व ने उनकी भी चिंता की, उनको भी हमारी जैसी दवाई बना करके उनकी जान बचाने का काम भी किया। यह संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की है, जिस बात को लेकर हम गर्व करते हैं। और ऐसे समय में जब हमारा देश और आगे आगे प्रगति कर रहा है, गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हर एक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है, दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं, पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है, और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास की। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर
डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है, स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है और हजारों साल से। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह कुछ बात में वो बात है जो हमारी जीवन पद्धति पे जाती है, जीवन शैली पे जाती है, हमारे आदर्शों पे जाती है, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा पे जाती है। इसलिए हम में से आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। इसलिए अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को देख लो, पता नहीं वहां कब सत्ता बदल जाती, कभी सेना कब्जा करती, कभी सेना अपने आदमी को बिठा के सरकार चलाती। अगल बगल के देशों से लगा करके दुनिया के अंदर देखते हैं, लेकिन हमें गर्व है भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने आजादी के बाद अपने सभी क्षेत्रों में अनुशासन के माहौल पर सेना को भी गर्व करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण पेश कराया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। हर इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग बीमार बताए जा रहे हैं। डीएम और कमिश्नर ने प्रभावित इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से घर घर स्वच्छ पानी की सप्लाई और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि करीब 1400 लोग बीमार हैं और सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल जाना और बीमार लोगों की जानकारी भी ली। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, 195 जी। अभी डेंजर जोन में कोई नहीं है, एक वेंटिलेटर पे, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज हमने उनकी भी सूची बनाई है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया, पेमेंट किया जी, उनके भी हम सूची बना के उनको भी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में दूषित पानी से जुड़ी स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि जहां पानी की समस्या सामने आ रही है उसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा से लौट कर आए हैं, जहां लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मंत्री के अनुसार कल से परसों तक करीब 200 मरीज भर्ती थे, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 1400 है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है और सरकार का पूरा फोकस लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर है। बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुर के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हो। और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो आईसीयू के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले,
इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में वहाँ पर लगे हुए, वो भी एक एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नारियल पानी वगैरह कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता तो वो प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है, और हम सब मिलकर इसको कैसे सबसाइड कर सके और समस्या की जड़ तक पहुंचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार, पूरी नगर निगम की टीम और प्रशासन सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। क्या पूरी लाइनें बदलेंगी? टेंडर जब अगर हो रहे हैं तो पूरी लाइनें बदलेंगी? देखिए 60% लाइन तो बदली जा चुकी है, 40% लाइनों का था, वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं, तो 40% भी अब बदल देंगे। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े, और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। विपक्ष भी कई आरोप लगा रहा है, अभी समस्या हल करने के लिए आपका साथ देना चाहिए विपक्ष को, ऐसा? देखिए, जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता, तो इसलिए सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई, मैं तो बंगाल था उस वक्त, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, और मैं खुद वहाँ से 2-2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए। वहाँ कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी, तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। तापमान में लगातार गिरावट के चलते शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही, वहीं कई ट्रकों के संचालन पर कोहरे का असर देखने को मिला। बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। और इसके साथ ही कोहरे की चादर में शहर लिपटता हुआ नजर आ रहा है। यातायात व्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दृश्यता बेहद कम है, जिससे वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सड़कों पर लोगों की संख्या कम हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर बता दें कि वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही, वहीं कुछ ट्रेनों के संचालन पर भी कोहरे का असर देखने को मिला। बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल का श्रृंगार बेलपत्रों और रजत चंद्रमा से किया गया, जिससे गर्भगृह भक्तिभाव से सराबोर हो उठा। भस्म आरती के दौरान वैदिक मंत्रों, डमरू और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। आरती के साक्षी बने श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और पूरे परिसर में जय महाकाल के जय घोष गूंजते रहे।
और इसके साथ ही महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, जहां भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जहां महाकाल बाबा का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। जहां बता दें कि यहां लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगते हुए नजर आए। सभी ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके साथ ही महाकाल मंदिर में जय महाकाल की जयघोष मंदिर परिसर में गूंजता हुआ नजर आया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल का श्रृंगार बेल पत्रों और रजत चंद्रमा से किया गया, जिससे गर्भगृह भक्तिभाव से सराबोर हो उठा। भस्म आरती के दौरान वैदिक मंत्रों, डमरू और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। आरती के साक्षी बने श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और पूरे मंदिर परिसर में जय महाकाल के जयघोष गूंजते रहे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी तमाम मध्य प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।